मित्रों, आज हम लोगों ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के दिन यह कविता पाठ रखा है और इस कविता पाठ को हम लोग दिल्ली में पिछले 1.5 सालों से चल रहे किसान आंदोलन को समर्पित किया है। आज के आमंत्रित कवियों में मैं, जीवन सिंह महेंद्र ने, लालटू हैदराबाद से, अमरजीत सिंह कांग के पंजाब से और कौशल किशोर लखनऊ से। कौशल किशोर संचालन करेंगे आज के कविता पाठ का। 2-3 बातें लिखावट के बारे में। एक की लिखावट पिछले 35 वर्षों से दिल्ली में कविता को लेकर सक्रिय है। दूसरी बात, इसके शुरुआती और स्थापना में सक्रिय लोगों में रघुवीर सहाय, मंगलेश डबराल और मैं और कुछ अन्य मित्र रहे हैं। तो लिखावट इतने सालों से चलता आ रहा है और कोरोना काल में हमने इसको ऑनलाइन किया है। ऑनलाइन करने के बाद भी कई प्रोग्राम कविता को लेकर के, साहित्यिक पत्रिकाओं को लेकर के होते रहे हैं। कौशल किशोर जी की सक्रिय भूमिका रहती है इन कार्यक्रमों को संभव और संपन्न करने में। तो ये प्रोग्राम लिखावट के YouTube चैनल पर भी रहता है, तो आप लोग लिखावट के YouTube को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और मैं कौशल किशोर को आमंत्रित करता हूं कि कविता पाठ का संचालन प्रारंभ करें। कौशल किशोर जी। नमस्कार मिथिलेश जी। आज कविता पाठ के इस कार्यक्रम में हैदराबाद से, जैसा कि मिथिलेश जी ने बताया, लालटू जी हैं, कोटा राजस्थान से महेंद्र ने हैं और दिल्ली से लिखावट के मुख्य कर्ता धर्ता हमारे मित्र साथी मिथिलेश श्रीवास्तव हैं। अलवर राजस्थान से जीवन सिंह जी हैं और लुधियाना पंजाब से अमरजीत सिंह पौके हैं। जीवन सिंह जी भी आ गए हैं और उन्हें भी मैं नमस्ते कहता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और भी हैं मित्र हैं इस मंच पर, सभी का स्वागत है। भास्कर चौधरी जी हैं, उत्कर्ष हैं, सभी का लिखावट की ओर से और अपनी ओर से मैं स्वागत करता हूँ। आवाज नहीं आ जैसा रही कि है जी, आवाज थोड़ी किशोर जी, ऊंची आवाज करें। नहीं आ रही है। आवाज आवाज मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आवाज उसको करिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज जीवन सिंह जी नहीं पहुंच रही है। मुझे तो साफ सुनाई पड़ रही है आपकी आवाज। अच्छा, तो फिर दिक्कत फिर जीवन सिंह जी के एंड पे तो नहीं है। निखिलेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है, आप आगे बढ़े। हाँ, तो आज के इस कार्यक्रम को हम लोगों ने किसान आंदोलन को, किसानों को समर्पित किया है। आज स्वाधीनता। आवाज आवाज नहीं आ रही है। अब आपके एंड पर समस्या है जीवन सिंह जी। बहुत आप कम ऑफ आवाज, बहुत करके, कम आवाज है। हाँ, तो ऑफ करके एक बार फिर आप ज्वाइन करिए। हाँ, नमस्कार सभी को, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। अब आवाज आई आपको? नमस्कार जीवन जी। हाँ,
हम सबको सुनाई पड़ रही है कौशल जी की आवाज। अगर आपको सुनाई नहीं पड़ रहा अच्छी तरह से तो कहीं वहाँ हाँ माइक में कहीं। कोई प्रॉब्लम हाँ है। हाँ, तो या तो फिर से ऑफलाइन होकर फिर से ऑनलाइन हो जाएगी जीवन सिंह जी। तो कई बार भास्कर जी ये भी लिख रहे हैं कि आवाज आ मुझे रही नहीं आ है रही है, कोई। हाँ, हाँ। मुझे नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हुआ है। नहीं, आप मैंने ऑफ करके एक बार फिर से शामिल होइए। तो हाँ, तो मुझे लगा है बहुत कि कम आ रही है। तो मैं बढ़ता हूँ आगे। मित्रों, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आज हम लोग इस कार्यक्रम को, किसान आंदोलन को समर्पित हम लोगों ने किया है। और आप सभी को पता है कि 8 माह से अधिक का समय हो गया देश की राजधानी में किसान धरना दिए पड़े हैं, बॉर्डर पर हैं, और लगातार और उन्हें जिस तरह से परेशान किया गया है इस पूरे दौर में, 8 महीने में, वो सब हमारे सामने है। लेकिन यह उनकी जिद है, जिजीविषा है। और मुझे तो वह दौर भी याद आता है जब भगत सिंह और प्रेमचंद ने कहा था कि जान की जगह पर गोविंद को बिठा देना आजादी का मतलब नहीं है। गोरे अंग्रेजों की जगह पर काले अंग्रेज हमारे देश में सत्तासीन हो जाए तो यह आजादी का मतलब नहीं होगा। और हमें लगता है कि हम ऐसे ही दौर में पहुंच गए हैं जहां पर प्रेमचंद हो या भगत सिंह ने जो आशंका, जो सवाल, जो प्रश्न उठाए थे, आज वो सारे सवाल हमारे सामने हैं। और ऐसी सरकार हमारे देश में है जो 8 महीने से अधिक का समय हो गया, लेकिन वह किसानों से बात तक करने को तैयार नहीं। कहने के लिए लोकतंत्र है, संविधान है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की भी बात होती है, लेकिन किसान पे बात नहीं की जाएगी। और कहा यह, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? सबसे क्रूर मजाक ये होगा जब वो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसान हमसे एक कॉल की दूरी पर हैं। तो यह समय है, और जहां पर किसान आंदोलन और एक वह संभावना भी है ऐसे दौर में जब नफरत की, विभाजन की संस्कृति हमारे देश पर में हावी हो रही है। ऐसे समय में किसानों ने जिस एकता का प्रदर्शन किया है, जहां महिलाएं हैं, जहां जाति के बंधन टूट गए हैं, सभी तरह की इस तरह की संकीर्णताएं टूट रही हैं, ऐसे समय में किसान डटे हुए हैं। उन्होंने तोड़ा है, इसे तोड़ करके डटे हुए हैं। तो यह एक नए भारत, एक समता मूलक भारत, और वो हमारे लिए एक उम्मीद भी है। जैसे यह नारा जो उनके यहाँ चलता रहा है, अ, सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छोड़े खेत। तो ये जिद है, यह आंदोलन एक जिद भी है। और इस तानाशाही के खिलाफ, निरंकुशता के खिलाफ, ऐसी सरकार और ऐसी सत्ता जो किसान विरोधी है, जन विरोधी है, उसके खिलाफ। तो वास्तव में आज के दिन जो हमारे जश्न आजादी का दिन है, तो वास्तव में ये जंग आजादी का भी दिन है, मुझे लगता है। हाँ, तो मैं अब कविता पाठ की शुरुआत करता हूँ। और सबसे पहले मैं मिथिलेश श्रीवास्तव जी कभी इस मंच से कविता पाठ के लिए वे तैयार नहीं होते हैं, और मेरे काफी दबाव के बाद आज वे तैयार हुए कि आज कविताएं सुनाएंगे। तो मैं तो उन्हीं से सबसे पहले चाहूंगा कि उन्हीं की कविताएं हम लोग सुने। और मिथिलेश श्रीवास्तव जी के बारे में परिचय देने की बहुत जरूरत नहीं है। वो हमारे समय के कवि और गद्यकार हैं, स्तंभ लेखन भी करते हैं। आपके 3 कविता संग्रह है, और अभी हाल में इस कोरोना समय में इनका नया संग्रह आया है, औरत ही रोती है पहले, अभी हाल में आया है।
और इस संग्रह को देखिए तो एकदम आज के समय को रचती हुई ये कविताएं हैं। मतलब भारतीय जनतंत्र का जो क्षरण हुआ है उसकी पूरी गाथा इनके संग्रह में वो गाथा मिलती है। एक जो विडंबनाएं हैं, जो विरोधाभास है हमारे समाज का, सत्ता का जो चरित्र है वो कविताओं में उजागर होता है। कहते भी हैं, देखिए कि गोदाम भरे पड़े हैं अनाज से, पर इतनी भूख क्यों है? रोशनी है, पर इस रोशनी में इतना अंधेरा क्यों है? और आगे कहते हैं कि हंसने का समय नहीं, ये हंसने का समय नहीं है, एकजुट होने का है। और किसके खिलाफ? तो गरीब की बात करने वाली, अपने को गरीबों की सरकार कहने वाली उस सरकार के तिकड़म और साजिशों के खिलाफ उठ खड़े होने का समय है। तो मैं सबसे पहले मिथिलेश जी को आमंत्रित करता हूं और मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि सभी 10 से 15 मिनट के बीच हम लोग वे अपनी कविताएं पढ़ें और हम लोग सुने। तो मैं सबसे पहले मिथिलेश जी को आमंत्रित करता हूँ। इरशाद मिथिलेश जी। हम लोग अपना माइक म्यूट कर लें और जिन्हें पढ़ना होगा वही अपना माइक अनम्यूट करके रखेंगे। जी जी। शुक्रिया कौशल किशोर जी और सभी मित्रों का आभार। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है और किसान पिछले 1.5 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सरकार कितनी निरंकुशता और हृदय विहीनता के साथ उनके साथ पेश आ रही है। हर मौसम में उन्हें डटे हुए, मोर्चे पर डटे हुए देखा है हमने। अभी ऑन है क्या ऑफ है? तो आज इस कविता पाठ को हमने किसान आंदोलन को समर्पित किया है। मैं 3 कविताएं पढ़ना चाहता हूँ। एक है लवारिस युग में, दूसरी कविता होगी मुखौटा और तीसरी कविता है गठरी में संसार। इधर की ही ये कविताएं हैं। लवारिस युग में, ये तीनों कविताएं मैं तमाम किसानों को समर्पित करता हूं जिन्होंने एक बार फिर आज़ाद हिंदुस्तान में हमें दिखाया है कि संघर्ष का समय खत्म नहीं हुआ, संघर्ष चलते रहना चाहिए। लवारिस युग में, ऐसा लगता है किसी दिन कंबल में लिपटे हुए हम पाए जाएंगे। दरवाजा तोड़कर कोई अनजान आएगा हमें तलाशता हुआ, नाक पर रुमाल रखे हुए। हमारे फोन में परिजनों के नंबर खोजेगा, कहीं कोई फोन नहीं उठाएगा। लवारिस समझकर हमें उठा ले जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा। जिस तरह से लाशें नदी में तैरती हुई, बहती हुई चली आ रही हैं एक जगह से दूसरी जगह, शमशानों में जगह कम पड़ जाने से कफन और लकड़ियां और आग और 4
कंधे मिलते नहीं हैं अब। शव यात्रा जैसी अब कोई यात्रा नहीं है। कोई मरना नहीं चाहता हमारे लिए। दूसरी कविता है मुखौटा। हवा में हत्यारे हैं हत्या करते हुए निर्दोष और मासूम लोगों का। हवा में हत्यारे हैं हत्या करते हुए निर्दोष और मासूम लोगों का। उनका दोष बस यही है कि उनके चेहरों पर मुखौटे नहीं हैं। मुखौटे लगाना वे हड़बड़ी में भूल गए, या दहशत से उनके हाथ पांव कांपने लगे थे। इन दिनों सख्त हिदायत है मासूमियत को मुखौटे के पीछे छिपाए रखने की। मासूम लोगों की जरूरत नहीं है। हत्यारे और मासूम लोगों में फर्क का एक ही रास्ता है, मुखौटा। बचना है तो लगाना होगा मुखौटा। दो ही किस्म के लोग होंगे, हत्यारे और मुखौटाधारी। हत्यारे हत्या करेंगे, मुखौटाधारी हत्यारों की जय जयकार करेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मित्रों, तीसरी और आखिरी कविता है आज के लिए, गठरी के भीतर। आधी रात के बाद आंधियां आती हैं इन दिनों। आधी रात के बाद आंधियां आती हैं इन दिनों। हम गाढ़ी नींद में सो रहे होते हैं उस वक्त। उड़ा ले जाती हैं जरूरी सामान हर रात। चुरा ले जाती हैं हमारे सपने और वे आवाजें जो हमें थामे रहती हैं। मैं कई बार सोचता हूँ, किसके भरोसे गाढ़ी नींद सोते हैं हम, जानते हुए कि अगली सुबह कई ऐसी खबरें लाएगी जो तितर बितर कर देंगी जीवन की व्यवस्था। जीवन को समेटने में बीते हैं कई बरस। बटोरते हैं जीवन को आगे बढ़ते हुए, जैसे रात में सोने के पहले बालकनी से समेट लाते हैं सामान। सुबह पीछे मुड़कर देखते हैं बिखरते हुए सब कुछ। शरीर को छोड़कर भाग रही आत्माओं को जो अंजुरी में आते आते फिसल जाती हैं। एक परिवार जो सुख की लालसा लिए बिखर जाता है। एक दुनिया जो भरी रहती है रुदन और सिसकियों से। एक यात्रा जिसमें अब रहते हैं गिनती के लोग। एक छत जिससे टपकती रहती है बारिश की बूंदें बेइंतहा। बौछारें हमारी बालकनी को डुबो जाती हैं। रात भर हम नावों को खेते रहते हैं उसी गहरी नींद में। हमारी गठरियां बहती रहती हैं धारा की दिशा में किनारे को खोजती हुई। गठरियों के भीतर हमारा संसार है, भीगता और डूबता हुआ। धूप उगनी चाहिए अगली सुबह। धन्यवाद मित्रों। अब बहुत मैं सुंदर, बहुत सुंदर कौशल कविताएं थी। शुक्रिया। बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही गहरी कविताएं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया लालटू जी। हम लोगों ने कौशल मिथिलेश जी, किशोर जी के पास
और सुनाएंगे क्या मिथिलेश जी? नहीं नहीं, हो गया। बधाई हो, तो बेहतरीन कविताएं धन्यवाद। कही हैं आपने। आपने समय के अंदर ही 10 मिनट भी नहीं आपने लगाया। और ये जो पूरा दौर, जिस दौर से हम लोग निकल करके आए हैं, उस पूरे दौर को, उस दौर को सजीव करती हुई कविताएं वाह। मिथिलेश जी ने सुनाई। जो अदृश्य है उसको दृश्यमान करती हैं। कहते भी है ना कि कोई मरना नहीं चाहता। और हम लोग जिस दौर से निकल के आए हैं, वहाँ जीना कठिन हो गया और मरना आसान। वाह। मतलब अस्पताल भी लाश, आदमी को लाश में बदल देने की फैक्ट्री में बदल चुका था। और लोग अस्पताल से घर आने की स्वस्थ होकर उम्मीद करते हैं, लेकिन यह दौर रहा जिसमें अस्पताल का रास्ता श्मशान या कब्रिस्तान की ओर जाता है। और ऐसे दौर में जिसकी पुकार थी, लोग जो चाहते थे, चाहते रहे हैं, वही चीजें उनके यहाँ से गायब रही। तो हमने मिथिलेश जी की इन कविताओं को सुना। अब मैं लालटू जी को आमंत्रित करता हूँ। लालटू जी कवि हैं, कथाकार हैं, चिंतक हैं। और लालटू जी के 7 कविता संग्रह है। अभी नवारुण ने पिछले दिनों चुपचाप 28 कविता संग्रह प्रकाशित किया। उद्भावना ने जो अभी किसान अंक निकाला है, उसमें भी आपकी कविताएं आई हैं। और लालटू जी की एक विशेषता यह भी है कि ये कहानियां भी लिखते हैं और बच्चों के लिए भी कविताएं लिखते हैं। तो मैं लालटू जी को, और मुझे यह संयोग हमें हासिल हुआ था, प्राप्त हुआ था कि लखनऊ में हम लोगों ने जन संस्कृति मंच की ओर से आपके कविता पाठ का आयोजन, वो भी जन संदेश टाइम्स अखबार के दफ्तर में हमने आयोजित किया। तो लालटू जी को हम आमंत्रित करते हैं कविता पाठ। जी बहुत शुक्रिया कौशल जी। और ऐसे एक दिन जब हमें आज़ादी के संघर्ष को याद करते हुए जो वर्तमान मौजूदा जो संघर्ष हमारे समाज में चल रहे हैं, उनके साथ एक संगति रखते हुए हम ये आज ये कविता पाठ के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए मिथिलेश जी को सचमुच बधाई भी और शुक्रिया भी। एक मौका भी हमें मिला आप सबसे मिलने का और कविताएं पढ़ने का। तो जैसा कौशल जी ने कहा है, बस एक बात और उसमें कि अभी अभी मेरे 2 संग्रह और आए हैं। एक तो प्रतिनिधि कविताओं का आया है संभावना से, और वैसे प्रतिनिधि कविताओं का संग्रह है पर उसका भी एक शीर्षक है हरे से भरा था उसका बदन, और एक नहीं, बोधि वो से अभी आया है। तक मुझ तक पहुंचा नहीं, इसीलिए मैंने जी 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 ध्यान नहीं, मैं वैसे ही सबको बतला दे रहा हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा। और एक बोधि से जयपुर से एक आया है थोड़ी सी जगह शीर्षक से। तो मुझे मिथिलेश जी ने यही गुजारिश की थी कि जो उद्भावना में जो कविताएं आई हैं मैं उनको पढ़ूं आज, क्योंकि वो बिल्कुल सीधे सीधे मौजूदा किसान आंदोलन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैं उन्हीं को पढ़ता हूं। तो पहली कविता जो है गद्य कविता है, तो इसलिए थोड़ी लंबी भी है। तो कौशल जी मुझे बतला दीजिएगा, अगर वक्त ज्यादा लग जाए तो मैं रुक जाऊंगा। मतलब 3 कविताएं हैं, तीनों पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बतला दीजिएगा नहीं जैसे। नहीं, आप तीनों कविताएं पढ़ें। हाँ, अच्छा ठीक है। सुनेंगे। जी जी। तो ये पहली कविता है एक समकालीन गाथा की शुरुआत। तैयारी के महीनों में गीतों की गुंजन और विरासत की फसल थी। हालांकि उन्होंने प्रसाद की तितली नहीं देखी थी और दीन बंधु मित्र का नील दर्पण नहीं देखा था। वे जानते थे कि अंग्रेज वापस आए हैं। यहाँ संदर्भ जयशंकर प्रसाद के उपन्यास तितली का, और दीन बंधु मित्र ने 19वीं सदी में एक नाटक लिखा था नील हाँ दर्पण। वो संदर्भ है जो हाँ, वो नील दर्पण यहाँ पर प्रतिबंधित भी हो गया था लखनऊ प्रतिबंधित भी में। हो गया था। जी हाँ जी। जी। तो वो संदर्भ है। तो हालांकि उन्होंने प्रसाद की तितली नहीं देखी थी और दीन बंधु मित्र का नील दर्पण नहीं देखा था। वे जानते थे कि अंग्रेज वापस आए हैं।
तानाशाह की शक्ल में शैतान की नीली आंखें उनके सपनों में आती और सुबह होते ही वे गुफ्तगू करते कि वक्त आ गया है। औरतें चाय बनाते हुए तेजी से सांस लेती कि वक्त आ गया है। मर्द खेतों में जाते हुए परस्पर आंखों ही आंखों में कहते कि वक्त आ गया है। प्रेम, पूजा, कसरत, खाना पीना, हर कुछ वक्त की महक से सराबोर था। बारिश और धूप की लुकाछिपी में सभाएं होती, गुरुओं के पाठ दोहराए जाते, गदरी बाबाओं को याद किया जाता और माथे आकाश की ओर मुड़ जाते। कहीं से गुरुओं की आवाज आती, कहीं भगत सिंह मुस्कुराता दिखता और वे आपस में बुलारे की दाढ़ी या पगड़ी पर हंसी मजाक करते। बुलारा यानी जो बोलता है, तो भाषण मतलब सभाओं में भाषण देने वाले, वे आपस में बुलारे की दाढ़ी या पगड़ी पर हंसी मजाक करते। शैतान करोड़ों की सुरक्षा में खर्राटे ले रहा होता जब उनके मजाक इनकलाबी सौगंध में बदलने लगे थे। कूच करने का दिन आया तो घर की औरतों ने ट्रॉलियों ट्रैक्टरों में सपने डाल दिए। नौजवानों की ओर देखकर वे घबराईं कि कहीं आगे तूफानी बादलों में वे गुत्थम गुत्था न हो जाएं। कुछ को लगा कि शायद ट्रॉलियों पर मिर्च और नींबू लटकाने चाहिए। माओं और माशूकों की चिंताओं के बरसने से पहले ही नौजवान चल पड़े थे। सड़कों पर जैसे जहाज तैर रहे थे। दूर से रंग बिरंगे पहनावे बड़े नाव की सतरंगी पाल का एहसास दे रहे थे। स्त्रियों ने ठंड की पहली हवाओं को अपने फेफड़ों में महसूस किया। आकाश में तैर रहे बादलों से कहा, इन मंचलों का ध्यान रखना। सफर मुश्किल था। फिक्र और सजदा आपस में गड्ढमड्ढ हो रहे थे। देवता इस भ्रम में जमीन पर उतर आए थे कि उनके भक्त उन्हें ढूंढने निकल पड़े हैं। इस हसरत में कि वे उनसे बात करें, उन्हीं के बीच कहीं देवता भी शामिल हो गए थे। शैतान के अनुचर इस बात से अनजान थे। उन्होंने सड़कें खुदवा दी थीं कि जुलूस आगे न निकल पाए। डरावनी शक्लों में लाठी, गोला, बंदूकें लिए वे उनको रोकने के लिए तैनात थे। मतवालों का क्या, वे माशुकाओं से कहकर निकले थे कि जीते बिना लौटेंगे नहीं। देवता देखते रह गए कि भगत सिंह उनकी अगुवाई कर रहा था। उनमें से कुछ ने खुदी हुई सड़कों पर अपनी बाहें बिछा दी, बाकी इसे पुल समझकर आगे निकल गए। शैतान के अनुचर ठंडी बौछारों से उन्हें डराते रहे और वे बहुत सुंदर बिंब। वाह वाह। जी, उनमें से यानी देवताओं में से कुछ ने खुदी हुई सड़कों पर अपनी बाहें बिछा दी, बाकी इसे पुल समझकर आगे निकल गए। शैतान के अनुचर ठंडी बौछारों से उन्हें डराते और वे बादल बनकर और आगे की ओर उड़ाते। वे नहीं जानते थे कि वे किंवदंती बन रहे हैं। मुल्क ही नहीं, धरती के कोने कोने में उनकी वंदना गाई गई। किसी ने कहा कि वे इतिहास रच रहे हैं। दरअसल वे महज प्यार बांटने निकले थे। ये नाटक नहीं, ये दंत कथा नहीं, बस कहीं किसी गीत के बिगड़े बोल ठीक करने के लिए सफर पर निकले लोग थे। आगे उनकी साथिनों ने आना था और इलाकों से लोगों ने उनसे प्यार लेने और उन्हें प्यार देने के लिए इकट्ठे होना था। यह साल के आखिर का नाद था और अगले साल के स्वागत में सामूहिक दुंदुभी नाद था। बैठे खड़े, दौड़ते चलते, हर तरह से लोग नाच रहे थे। नाटक या दंत कथा में सवाल किए जाते हैं कि ठंड क्यों या कि नाचना किस लिए। यहां हर सवाल का जवाब बस प्यार था। तो ये पहली कविता थी, गद्य कविता, जैसे मैंने कहा गद्य कविता थी। दूसरी मुक्तछंद में है, वक्त आएगा, वक्त आएगा, वक्त आएगा, वक्त आएगा कि हम दरख्तों के बीच सुर्ख राहों पर चलेंगे। हमारे कदमों की आहटें आपस में गुफ्तगू करेंगी। राह पर पड़ी सूखी पत्तियां खुशामदीद कहने को उठ खड़ी होंगी। उनके उनके पीलेपन में से अदरक की शराब की खुशबू आएगी। सारे परचम एक दरख्त के पास रखकर हम फिर किसी शाम दरख्तों में गुम हो चुकी बातें करेंगे। हम फिर साथ खुशी के गीत गाएंगे। यह हमारी सदियों से जमा हो रही पीर है। हमने देखा है कि दरख्तों पर ढेर सारी राख गिर चुकी है।
हर शाख पर कुम्हलाई पत्तियां चुपचाप देखती हैं कि पंछी बसेरा छोड़कर कहीं दूर चले जा रहे हैं। हमने देखा कि शैतान अपनी शोहरत के नशे में अंधा है। हमारी पीर उदास नदी बनकर बहती है। क्या नहीं है पानी में, ढूंढो तो तैरते हुए हमारे सपने दिख जाएंगे। शैतान की शोहरत आज दिखती है, हमारी पीर का सैलाब उसे बहा ले जाएगा। वक्त आएगा, हम फिर किसी शाम दरख्तों में गुम हो चुकी बातें करेंगे। हम फिर साथ मिलकर खुशी के गीत गाएंगे। तो ये दूसरी थी। आखिरी है, ये बच्ची रोटी परोस रही है। कौशल जी पढ़ू ना? पढ़िए पढ़िए। जी जी। तो इसमें भूमिका ये है कि जो लंगर होते हैं किसान आंदोलन में, तो वहाँ बच्चे बूढ़े सभी लोग शामिल होते हैं। तो कुछ लोग परोसते हैं, कुछ लोग लंगर लेते हैं। तो भूमिका ये है कि टोकरी लिए खड़ी बच्ची पंगत में बैठे लोगों को रोटी परोस रही है। करीब से देखो तो उसकी आंखों में दिखती है हर किसी को अपनी तस्वीर। एक निष्ठुर दुनिया में मुस्कुराने की कोशिश में कल्पना लोक में विचरता है हर कोई। बच्ची है और उसका लंगर है। किसान इतना निश्चल हर वक्त हो न हो, अपना दुख बयां करते हुए जरूर होता है। खुद को फकीर कहने वाले हत्यारे को यह बात समझ नहीं आती। अचरज होना नहीं चाहिए इसमें कि सब कुछ झूठ जानकर भी पढ़े लिखे लोग हत्यारे के साथ हैं, पर होता ही है अचरज। और अनजाने में हमारे दांत होठों के अंदर मांस काट बैठते हैं। ओहो कहते हैं कि कोई हमारे बारे में बुरा सोच रहा हो तो ऐसा ओहो। होता है। इस बच्ची की मुस्कान को देखते हुए हम किसी के भी बारे में बुरा सोचने से परहेज करते हैं। मुमकिन है कि हम इसी तरह मुस्कुरा सकें जब हमें पता है कि इस मुस्कान को भी हत्यारे के दलाल विदेशी साजिश कहकर लगातार चीख रहे हैं। यह अनोखा खेल है। इस मुल्क की मुस्कान को उस मुल्क की साजिश और वहां की मुस्कान को यहाँ की साजिश कहकर तानाशाह किसी भी मुल्क में जन्म लेना अभिशाप बना देते हैं। और फिर ऐसी हंसी हंसते हैं कि उनकी सांसों से महामारी फैलती है। आसमां में रात में तारे नहीं दिखते और धरती पर पानी में जहर घुल जाता है। ओहो ओहो। यह मुस्कान हमें थोड़ा वाह सा और इंसान बना रही है। क्या बात है। हमारे मुरझाते चले चेहरों पर आहा रौनक आ रही है। अब आहा क्या दुख और क्या पीर, धरती के हम और धरती हमारी। हम आहा। में राम और हम ही में मोहम्मद ईसा। सीता हम और राधा भी हम। माई वाह भागो हम, नानक गोविंद भी हम। यह ऐसी मुस्कान है कि सारे प्रवासी पक्षी इसे देखने यहाँ आ बैठे हैं। ओ तानाशाह, इस बच्ची को देखकर हमें तुम पर भी प्यार आ जाता है। हम ये सोचकर रोते हैं कि तुम्हारी फितरत में नफरत जड़ बना चुकी है। और फिर कहीं मुंह में दांतों तले मांस आ जाता है। जा, आज इस बच्ची की टोकरी से रोटी खाते हुए तुझे हम एक बारगी माफ करते हैं। वाह। बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद लालटू जी। आपकी कविताओं को सुनते हुए तो यही लग रहा है कि उसे ही हम सुनते रहे। और ये पूरा का पूरा जो मंजर रहा है उसको सजीव कर देती हैं आपकी। आप तो कहते हैं कि मैं गद्य कविताएं लिखता हूँ, लेकिन इस गद्य में जो भाव है, पद की तरलता है, वह तो उसका क्या कहना। मतलब ऐसे ऐसे बिंब हैं इसमें, और इतने सजीव और जनजीवन के बीच से लिए हुए बिंब हैं कि वो कहीं भी उसमें कहीं भी संप्रेषणीयता की कोई बाधा नहीं है ना? तो यही है कविता की कला। जब कविता अपने जीवन से जुड़ती है और अपने लिए वहां से भाषा, शब्द, प्रतीक, मुहावरे और बिंब जब वो लेती है कविता, तो उसमें ऐसी ही सजीवता होती है और ऐसी ही संप्रेषणीयता होती है। शैतान की शोहरत, और देखिए प्यार और मुस्कान। आज उस प्यार और मुस्कान को भी, उसमें भी विदेशी साजिश ढूंढी जा रही है। तो ऐसी ही, और आज हमें इस बात की खुशी है कि अरसे बाद लालटू जी को सीधे कौशल जी बहुत शुक्रिया।
हाँ, कुछ कह रहे हैं। हेलो, हेलो मेरी आवाज पहुंच रही है ना मिथिलेश हेलो जी? जी। हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। कौशल जी, मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। हेलो, अब? आपके स्पीकर का वॉल्यूम देखिए, कहीं लो तो नहीं है ना? नहीं हाँ नहीं नहीं, उसको, लो नहीं। नहीं नहीं, मैं हाई। महेंद्र जी से कह रहा हूँ। महेंद्र जी, आपके स्पीकर का वॉल्यूम देखिए। लालटू जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच बिल्कुल रही है? बिल्कुल, हम सबको सुनाई पड़ रही है। मुझे लग रहा है महेंद्र जी तो के मैं फोन में स्पीकर आगे का वॉल्यूम बढ़ता लो हूँ। होगा। हाँ, तो ऐसी ही कविताएं हमने आज लालटू जी की अरसे बाद सुनी है। और मैं तो उनकी कविताओं का बहुत उनकी, और वो कहते भी हैं गद्य, लेकिन उस गद्य में जो तरलता है, कोमलता है, जो भाव प्रवणता है उसका, वो हम लोगों ने देखा ही। तो अब मैं महेंद्र नेह, साथी महेंद्र नेह को आमंत्रित करता हूँ। जी और कवि, गीतकार, गजलकार, एक्टिविस्ट, और महेंद्र ने और जीवन सिंह जी तो ऐसे रहे हैं जिन्होंने इस किसान आंदोलन में जिनकी सजीव उपस्थिति रही है। तो मैं महेंद्र ने जी को जी। आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी कविताओं का पाठ करें। महेंद्र ने। सम्माननीय मित्रों, आज हमारा सौभाग्य है हाँ, कि लेकिन हम आप सब अपना मिलकर वीडियो ऑन कर दीजिए, आपका वीडियो बंद है। क्यों। माइक ऑन कर लीजिए, माइक म्यूट है। महेंद्र जी, आपका माइक म्यूट है, बंद है। हाँ, अब आ गया है। जी 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 जी। आवाज आ रही है। हाँ, मैं फिर आप सभी को नमस्कार करता हूँ। और इस आज के दिन जो बहुत महत्वपूर्ण काव्य गोष्ठी हो रही है, अ, आज का दिन दो तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। कि आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है। ब्रिटिश कॉलोनी से हम मुक्त हुए, लेकिन फिर कहीं न कहीं हम बहुत सारी गुलामियों में फंसते चले गए। तो आज हमारा किसान, जो हमारे देश का अन्नदाता है, श्रमजीवी वर्ग का बड़ा हिस्सा है, आज वो किसान आत्महत्या नहीं कर रहा। प्रेमचंद के युग से वो बहुत आगे बढ़कर संघर्ष कर रहा है पूरे देश में। आज अगर आज़ादी की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो वो हमारे किसान भाई हैं। मैं अपनी शुरुआत एक दोहे से कर रहा हूं। आज़ादी के दिन जो चिड़िया सदियों रही, आज़ादी की टेक, जो आधार रही, जो चिड़िया सदियों रही, आज़ादी की टेक, सहमी सहमी है वही, आज़ादी को देख। और एक दूसरा, एक किसान बालिका का एक संध्या चित्र, शाम देखें आप, ढल रही है, एक दोहे में उसको मैंने चित्रित किया है कि जीत गई रण बांकुरी, जीत गई रण बांकुरी, हुई पराजित घाम, और गट्ठर लेकर शीश पर उतर रही है शाम। मित्रों, मैं किसानों की कुछ बातें कहूंगा भिन्न भिन्न विधाओं में, और समय का भी मैं ध्यान रखूंगा। मैं एक पद से प्रारंभ कर रहा हूं। साधो हम माटी के बेटे, साधो हम माटी के बेटे, जिए मरे माटी की खातिर, फिर भी घर में हेटे।
कहते हैं, साधो हम माटी के बेटे, जिए मरे माटी की खातिर, फिर भी घर में हेटे, माटी का तन माटी का मन, माटी ही आहार। माटी का तन माटी का मन, माटी ही आहार। माटी ओढ़ी बिछावन माटी, माटी ही श्रृंगार। माटी से सोना उपजावे, करें चमन गुलजार। फिर भी माथे से कर्जे का उतरे नहीं बुखार। अपनी माटी से करते हम अब भी इतना प्यार। अपनी माटी से करते हम अब भी इतना प्यार। हर मौसम की व्यथा झेल कर रखते इसे संवार। तो जो करते माटी को घायल, जो करते माटी को घायल, निजी स्वार्थ के पेटे, कैसा है दुर्भाग्य कहाते भारत माँ के बेटे। कैसा है दुर्भाग्य कहाते भारत माँ के बेटे। एक और किसानों की व्यथा को लेकर गीत है, देखें आप, कि हमारे खेत छीने हैं, हमारे खेत छीने हैं, हमारे गांव छीने हैं, हमारी बस्तियां छीनी। बताओ क्या करें हम, बताओ क्या करें हम। सुना हमने मिली आजादियां सबको, संविधान तो यही कहता है। सुना हमने मिली आजादियां सबको, तरक्की कर रहा है मुल्क, है खुशहालियां सबको। हमारा तजुर्बा पर अलग सा क्यों है, हमारा तजुर्बा फिर अलग सा क्यों है। हमारे ताल छीने हैं, हमारी रेत छीनी है, हमारी कश्तियां छीनी, हमारी कश्तियां छीनी। बताओ क्या करें हम। तो कहा हमसे सभी का हाल बदलेंगे, कहा शासक वर्ग क्या कहता है, कहा हमसे सभी का हाल बदलेंगे। विदेशी धन से अपनी जिंदगी सुर ताल बदलेंगे। मगर हमारी मगर हालत हमारी बद से बदतर हो रही है क्यों। हमारी धूप छीनी है, हमारी छां छीनी है, हमारी रोटियां छीनी। बताओ क्या करें हम, बताओ क्या करें हम। तो मित्रों, एक गजल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा किसानों को लेकर। आने वाली पीढ़ियां कल की खुशी के वास्ते, आने वाली पीढ़ियों कल की खुशी के वास्ते, छोड़ आए घर हम अपना रोशनी के वास्ते। तो खेत पर खलिहान पर जब आपदा आने लगी, खेत पर खलिहान पर जब आपदा आने लगी जीवन सिंह जी, तो दांव पर खुद को लगाया सरजमी के वास्ते। तो छिड़ गई है जंग तो पीछे नहीं होंगे कदम, छिड़ गई है जंग तो पीछे नहीं होंगे कदम। जंग ये जारी रहेगी जिंदगी के वास्ते, जंग ये जारी रहेगी जिंदगी के वास्ते। तो अंधी बहरी हो गई सत्ता, महल ये न्याय के। अंधी बहरी हो गई सत्ता, महल ये न्याय के। हमने जब मांगी दुआ एक झोपड़ी के वास्ते, तो हड्डियां अपनी गलाकर अन्न देता देश को, हड्डियां अपनी गलाकर अन्न देता देश को। लाठियां बंदूक हैं उस आदमी के वास्ते, लाठियां बंदूक हैं उस आदमी के वास्ते। तो मित्रों, जब जब हमारे देश के मजदूरों किसानों ने आंदोलन किया, करवट बदली, तब तब उनके साथ जिस तरह फरेब किए गए, धोखे दिए गए, उसको लेकर एक गीत और है कि इस माटी के होठों को जब जब स्वर ताल दिए, इस माटी के होठों को जब जब स्वर ताल दिए, तब तब बूढ़े पीपल के सोए बैताल जिए। चौपाल सिर्फ बतियाए ही
चौपाल सिर्फ बतियाए ही बिकना छोड़ेंगे पैसे कौड़ी में। उड़ गई नींद राजाजू की, उड़ गई नींद राजाजू की, मच गई खलबली ड्योढ़ी में। इन पांवों की ठोकर पर जब जब टकसाल किए, इन पांवों की ठोकर पर जब जब टकसाल किए, तब तब बूढ़े पीपल के सोए बेताल जिए। तो सागर मंथन में क्या न मिला, कंचन नीलम माणक मोती, फिर भी अकाल का काल चक्र। किसान क्या क्या देता है इस देश को, लेकिन उसे क्या मिलता है? फिर भी अकाल का काल चक्र, फिर भी छिलती सूखी रोटी। इन आंखों की भाषा ने, इन आंखों की भाषा ने जब जब अक्षर लाल किए, तब तब बूढ़े भी पीपल के सोए बेताल जिए। तो मित्रों, आज हमारा किसान सड़क पर है, संघर्ष कर रहा है। बॉर्डर पर, हमारे देश के जो बॉर्डर बन गए, संगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, उन बॉर्डरों पर वो सड़क पर बैठा हुआ है किसान, अपने घरों को छोड़कर। मैं गीत आपको सुना रहा हूं कि सड़कों पे चलो, सड़कों पे चलो, सड़कों पे चलो, सड़कों पे चलो। जो घर थे हमारे घर न रहे, जो घर थे हमारे घर न रहे। दीवारें तो हैं पर दर न रहे, हैं धड़ साबुत पर सर न रहे। हैं धड़ साब 500 किसान शहीद हुए हमारे इस किसान आंदोलन में। तो हैं धड़ साबुत पर सर न रहे, उड़ने की कशिश पर न रहे। सड़कों पे चलो, सड़कों पे चलो, सड़कों पे अदावत कर लेंगे, सड़कों पे अदावत कर लेंगे, सड़कों पे मोहब्बत कर लेंगे, सड़कों पे जियारत कर लेंगे, और सड़कों पे सियासत कर लेंगे। सड़कों पे चलो, सड़कों पे चलो, सड़कों पे उठाएंगे तूफान। मिथिलेश जी, सड़कों पे उठाएंगे तूफान, सड़कों पे ही निकलेंगे अरमां, सड़कों के ही होंगे हम मेहमान, सड़कों के ही होंगे हम मेहमान, सड़कों पे ही होंगे हम कुर्बान। सड़कों पे चलो, सड़कों पे चलो, सड़कों पे चलो, सड़कों पे चलो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बढ़िया धन्यवाद, महेंद्र जी। शुक्रिया महेंद्र ने जी। और किसान की व्यथा, माटी की संस्कृति, और किस किन स्थितियों से किसान जूझ करके देश को और सभी को अन्न पैदा करता है, उसकी संघर्ष गाथा आपने अपने तीनों दोहे, गजल और गीत तीनों में आपने व्यक्त किया। तो लगता है कि इस बीच में मैं देख रहा हूँ गुरबत सिंह मोगा जी आ गए हैं सिरसा से। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और डीएम मिश्र जी सुल्तानपुर के हैं, और एक दो राजेश जी और भी कई मित्र दिख रहे हैं। तो मैं जीवन सिंह जी को आमंत्रित करूं, उसके पहले मैं अपनी एक दो कविताएं अगर इजाजत को सुनाइए, सुनाइए। उसके बाद जीवन सिंह जी को हम लोग सुने। जी कौशल जी, सुनाइए। जी जी सुनाइए जी। पिछले दिनों जो किसान आंदोलन हुए, कई जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में मायावती सरकार के दिनों में टप्पल में महाधरना किसानों का था, और वह जमुना एक्सप्रेस वे के लिए जो भूमि का अधिग्रहण सरकार कर रही थी, तो उसी टप्पल में किसान बैठ गए थे। और उनकी जिद यही थी कि हम मुआवजा हम नहीं लेंगे और हम अपनी जमीन नहीं देंगे। तो उसके बाद मैंने नासिक में जो किसानों का मार्च, नासिक से मुंबई तक मार्च हुआ, उस पर भी मेरी कविताएं हैं। लेकिन एक मैं टप्पल वाली और फिर इधर बॉर्डर पर इधर की कविताएं मैं एक तो सुनाता हूँ। इसका शीर्षक ही है टप्पल। टप्पल में धरने पर जो बैठे हैं, दरअसल सरकार के विरोध में वे खड़े।
सरकार चाहती है धरना खत्म हो, किसान जाएं अपने घर, शांति आए, ले और देकर मामला रफा और दफा कर दिया जाए। पर किसान है, बैठ गए तो बैठ गए, पलहत्ती मार जमीन पर, टेक दी है लाठी, रख दिया है गमछा, सज गया है चौपाल। क्या बात है। नेता हो या मंत्री, अरे नेता हो या मंत्री, अफसर हो या संतरी, जिसको आना है यहीं आए, हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे। कहते हैं 60 साल से हम हटे हैं, हटते ही रहे हैं, हटना है तो सरकार हटे, हम तो डटे हैं, अब यही डटेंगे। आखिर क्यों दें अपनी उपजाऊ जमीन कंपनियों को कि वे आए और बनाए चमचमाती सड़कें, मॉल और मल्टीप्लेक्स, सजे उनके बाजार, दौड़े उनकी गाड़ियां, भरे उनकी तिजोरियां, और वे खेले खेल में खेल। और उनके खेल के लिए क्यों छोड़े हम खेत और लगा दें अपने भविष्य पर ताला। मुआवजा तो तैयार भोजन है, मुआवजा तो तैयार भोजन है, खाया और हजम, फिर तो सब खत्म, जीवन और सपने सब। इसीलिए अब लाठी चली या गोली, पानी की तेज धार हो या आंसू गैस, हम नहीं हटने वाले। ऐसी ही जिद है इनकी जिस पर अड़े हैं, टप्पल में धरने पर जो बैठे हैं, दरअसल सरकार के विरोध में वे खड़े हैं, सरकार के विरोध में। बहुत सुंदर, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, वाह वाह वाह। बहुत सुंदर। बॉर्डर पर किसान, ये जब 1 माह किसान आंदोलन का पूरा हुआ था, संभवतः 25 दिसंबर के आसपास, और उस समय तक 30 किसान शहीद हुए थे। उस समय की ये कविता है कि बॉर्डर पर किसान। आइए, जय जवान जय किसान के देश में, जवान और किसान दोनों की जगह अब बॉर्डर। कि जय जवान जय किसान के देश में, जवान और किसान दोनों की जगह बॉर्डर पर है। किसानों ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें आक्रांता समझ बॉर्डर पर इस तरह रोक लिया जाएगा। ठंड के इस मौसम में जब रक्त जमा जा रहा हो, वो 25 दिसंबर का याद करिए कि ठंड के इस मौसम में जब रक्त जमा जा रहा हो, उनका स्वागत पानी की तेज धार से किया जाएगा। उनका सामना कटीले तारों और बोल्डरों से होगा, उन्हें झेलने होंगे गैस के गोले। किसान पहुंचना चाहते थे राजधानी, अपनी दरख्वास्त और दावों के साथ। यह उनका दूसरा घर था, उनके लिए प्यार की जगह थी। दिल्ली तो उनके दरवाजे पर थी, वही दिल्ली उनसे दूर हो गई। दिल वाली कही जाने वाली दिल्ली बदली थी। किसानों का कहना है कि हमने सुनी है यह सरकार, फिर यह कैसे दे सकती है आजादी कंपनियों को कि वे आए और कब्जा जमाए हमारे खेत खलियानों पर, अनाज और गोदामों पर, और नीलाम करे दुनिया की मंडियों में। हम अपने ही खेत पर हो जाएं मजूर और बच्चे हो जाएं सुख सपनों से दूर। सरकार अपने होने का अधिकार जताती है, वह आरोप के अंदाज में कहती है कि किसान तो भोले भाले गाय की तरह सीधे साधे, ये किसान नहीं, इनकी भाषा किसान की नहीं, ये तो शैतान की जबान है। घुस आए हैं इनके बीच। किसान भी पलटवार में पीछे नहीं,
सरकार को जो कहना है वह कहे, उसके आगे जाकर भी कहे फिक्र नहीं, हम हैं जो कभी न छोड़े, कि हम हैं जो कभी न छोड़े खेत, हम तो हैं डट जाने वाले, ये धरती हमारी माँ है, यह धरती हमारी माँ है। 30 या 300 जाने चली जाए, शहीद होना हमारी परंपरा में, शहीद होना हमारी परंपरा में। ऐसी ही जिद है किसानों की, जिस पर वे अड़े हैं। यह उनकी जिद ही है, यह उनकी जिद ही है जिस पर आज टिकी है लोगों की उम्मीद, टिका है देश का जनतंत्र, टिकी है लोगों की उम्मीद, टिका है देश का जनतंत्र। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, लाजवाब। इसी क्रम की एक दूसरी कविता है बॉर्डर पर किसान 2। सुनाइए 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 सुनाइए। कुछ भी अचानक नहीं होता, कुछ भी अचानक नहीं होता, यह अकारण। ये 27 जनवरी, जब 26 जनवरी की घटना आपके सामने है, 27 जनवरी की कविता है कि कुछ भी अचानक नहीं होता, वह अकारण भी नहीं होता। उनके जीवन में एक नहीं अनेक बॉर्डर हैं, बॉर्डर ही बॉर्डर हैं, इन्हीं को लांघते फलांगते पहुंचे। वे रोटियों की तरह फेंके गए हैं, उनके नाम पर पूड़ियां तली गई हैं, वे बैलों की तरह जोते गए हैं, भेड़ बकरियों की तरह हाँके गए हैं। उनकी पीठ सीढ़ियां बनी है जिनके सहारे कुछ विराजमान है मंच पर, कि उनकी पीठ सीढ़ियां बनी है जिनके सहारे कुछ विराजमान है मंच पर। यह उनका जीवन है या पानी ही पानी, यह उनका जीवन है या पानी ही पानी है, उसी में डूबे हैं, यह तो डूबने की कहानी है। किसी का घुटना डूबा है तो किसी की कमर, वह डरा है इसलिए कि गर्दन डूबने वाली है। सामने जो पेड़ है वहां वे मिलेंगे लटके हुए, घर की छत ने भी उन्हें मुक्त किया है। मुक्त ही जीवन की राह है, उन्होंने खोज ली है मुक्त की अनेक राहें, उन्होंने खोज ली है मुक्त की अनेक राहें, जिस पर चलते हुए कई उम्र पार की, जिस पर चलते हुए कई उम्र पार की है। इस पार को पार करते हुए पहुंचे हैं आर पार तक, इस पार को पार करते हुए पहुंचे हैं आर पार तक। मस्तिष्क भंडाया है, मन अशांत है, दिल जख्मी है, पैर लहूलुहान है, इन्हीं पैरों से पहुंचे हैं वे बिस्लरी की बोतल, और किसी को नजर नहीं आते वे बिस्लरी की बोतल, बर्गर पिज्जा नहीं है, वे बिस्लरी की बोतल, बर्गर पिज्जा नहीं है। धन्यवाद। ये कविताएं थी। क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ा। अब मैं जीवन सिंह जी को लगता है देख लो कि अमरजीत पौके जी आ गए कि नहीं। नहीं आए, नहीं, जीवन सिंह जी आ गए, नहीं आ पाए। वो दरअसल लुधियाना गए थे और उन्हें पटियाला जहाँ रहते हैं उन्हें लौटना था, और उनकी कोशिश थी कि 4 बजे तक मैं पहुंच जाऊं। हो सकता है कि फिर नहीं पहुंच पाए होंगे। तो अब मैं जीवन सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, और जीवन सिंह जी तो मूलतः हम लोगों के बीच में आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित हैं, लेकिन जीवन सिंह जी ने कविता की जो विभिन्न शैलियां हैं वो सब में लिखी, और कोरोना काल में जो उन्होंने दोहे लिखे
वो तो बेमिसाल। तो गजलें, दोहे, गीत, कविताएं, जीवन सिंह जी, इनका एक कविता संग्रह भी है, सूरज उगा आधी रात। अभी हाल में पिछले दिनों इनकी किताब आलोचना की पुस्तक मुक्तिबोध पर आई। मुक्तिबोध एक मनस्वी कवि, ये किताब है जीवन सिंह जी की। तो मैं जीवन सिंह जी से ही आज के कार्यक्रम का समापन करूंगा। हम मान के चलते हैं कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता जीवन सिंह जी कर रहे हैं, तो जीवन सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं। आपका माइक ऑफ है, म्यूट है, माइक म्यूट है जीवन सिंह जी। हाँ, माइक आपका म्यूट, आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं, उनका माइक ऑन है पर आवाज फिर भी नहीं आ रही। माइक उनका ऑन है। हेलो, हाँ आई, आ गई आवाज, आ गई। हाँ, अब आई, अब आई। हाँ आ रही है, बोलिए बोलिए। आवाज हाँ आ रही है, जी जी आ रही हेलो, है। हाँ आ रही आ रही है, जी बोलिए बोलिए। आ रही है, आ रही है जी, प्रारंभ करें। जी जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, तो मैं सभी को अभिवादन करते हुए और लिखावट को खासतौर से लिखावट के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने ये एक अद्भुत कार्यक्रम चला रखा है हर रविवार को। और मैं तो कहता हूं कि यहाँ पर मुझे भी आपने कवि बना दिया है। ये दूसरी बार मुझे अवसर मिला है कि कौशल किशोर जी ने और मिथिलेश जी ने यहाँ मुझे कवि के रूप में पेश किया है। अच्छा लग रहा है। डीएम मिश्र जी हैं, महेंद्र जी हैं, कौशल किशोर जी तो हैं, उत्कर्ष जी भी बहुत देर से जमे हुए हैं, और भी साथी होंगे बहुत से। मैं सभी को फिर नमस्कार करता हूं एक बार। और दरअसल ये बहुत 15 अगस्त को आज लिखावट ने, खासतौर से मिथिलेश जी ने और कौशल किशोर जी ने किसान को लेकर के जो कविता पाठ रखा है किसान आंदोलन के संदर्भ में, वो तो और भी बहुत दरअसल जरूरी भी था और ये प्रासंगिक भी है। हम जितना सहयोग कर सकते हैं किसान आंदोलन को उतना करें, तन मन धन, क्योंकि ये ऐसा समय अब आने वाला नहीं है बार बार। दूसरे, किसान आंदोलन ने एक नया रास्ता दिखाया है। नया भारत दूसरे तरह से बने या न बने, लेकिन किसानों ने एक नए भारत की परिकल्पना हमारे सामने प्रस्तुत कर दी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, जाति, सारे सारे भेदों की दीवार गिर गई है और एक नई संस्कृति हमारे सामने आ रही है इस किसान आंदोलन का। सबसे बड़ी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ये हम भी कहना चाह रहे थे, बहुत बढ़िया। इतनी एकता, इतनी एकजुटता, ये सांस्कृतिक एकता है दरअसल, और ये जवाब है उस नफरत वाली संस्कृति का, नफरत वाली सभ्यता का जो दीवारें खड़ा करती है। तो उसी संदर्भ में कुछ देखिए, दोहे से शुरू करता हूं मैं। दोहे से, 8 महीने से अधिक और आजादी दरमियान, ये आजाद देश है और 8 महीने हो गए हैं किसान को पड़े हुए, 8 महीने से ज्यादा, 8 महीने से अधिक आजादी दरमियान, दिल्ली सरहद पर डटे क्यों मजदूर किसान। सवाल होता है कि आजाद जब देश है तो उनकी आवाज सुनी क्यों नहीं जा रही है? 8 महीने से ज्यादा से डटे हुए। तो आजादी का क्या मतलब है? आजादी क्या कुछ लोगों के लिए ही है? दरअसल पृथ्वी, इसलिए लिखा, पृथ्वी पर सब कुछ मिले और लेकिन मिले न न्याय, लाठी जिसके हाथ में आंख वही ले जाए, ऐसा न्याय पृथ्वी पर है। और विकास का जो ये प्रक्रिया है, इसमें किसान के लिए कोई जगह क्यों नहीं है? इसमें अमीरों के लिए ही जगह क्यों है? इस पेड़ में ऐसे जहरीले फल क्यों लगे हैं? इसलिए लिखा एक दोहा, इस विकास के विटप में जहरीला फल आए, ज्यों ज्यों
बढ़ती सभ्यता, त्यों त्यों ही अन्याय। गरीब के साथ अन्याय क्यों होता है, गरीब के साथ न्याय क्यों नहीं होता। आजादी के लिए भी ये लिखा मैंने, आजादी के संदर्भ में, समता का यदि दूर घर तो आजादी भी दूर, समता का यदि दूर घर तो आजादी भी दूर, भाईचारा भी रहे सदा जहां बेनूर। और आजादी से देखिए, आजादी का क्या है, आजादी सबको मिली और कौन हुआ आजाद, एक प्रश्न करता रहा बार बार संवाद। यही बात मन में होता है कि आजादी के नाम में और कितने बचे गुलाम, जोड़ लगाया तो मिले लाख करोड़ मुकाम। 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी जो लोग असुविधाग्रस्त, विषमताग्रस्त। आजादी आई सुखद और बढ़े बैंक में कोस। कुछ वर्ग ऐसे हैं, मध्य वर्ग है, उच्च वर्ग है। आजादी आई सुखद और बढ़े बैंक में कोस, एक वर्ग सब भूल कर हुआ मित्र मदहोश। एक जैसा नहीं, आजादी एक वर्ग को है, लेकिन जो मेहनत का वर्ग है। आजादी की पढ़ रहे और सब मिल खुली किताब, आजादी की पढ़ रहे सब मिल खुली किताब, चित्रगुप्त ने लिखा पर कितना गलत हिसाब। चित्रगुप्त को लेकिन बड़ा गलत हिसाब चल रहा है, हानि किसी की लाभ किसी का। ये दरअसल इस तरह के कुछ दोहे मैंने इन्हीं दिनों लिखे हैं। और देखिए, ये कहा जा रहा है कि छोटे किसान और बड़े किसान, जिससे किसान आंदोलन में फूट पड़ जाए। अब ये और कहा जा रहा है कि छोटा किसान और बड़ा किसान। अरे किसान तो सब परेशान है। किसानी आज जो कर रहा है वास्तव में वो बड़ा और छोटा अब नहीं रहा है। किसानी अलाभकारी हो गई है, उसमें लाभ है ही नहीं। इसलिए इसमें लिखा, चलती रहे अमीर की और खुली लूट की छूट, डाल रहा है देख लो वो किसान घर फूट। चलती रहे अमीर की खुली लूट की छूट, डाल रहा है देख लो वो किसान घर फूट। और है पर्व उत्सव सभी उनके ही त्योहार, सुख सरता जिन घर बहे वे ही करें विचार। तो कितना मिला और आजादी का लाभ, कौन यहाँ मिट्टी रहा कौन हुआ अमिताभ। कितना मिला आजादी का लाभ, कौन यहाँ मिट्टी रहा कौन हुआ अमिताभ। ये दरअसल इस तरह के दोहे इस लिखे हैं। अब कुछ पद गीत लिखिए। महेंद्र नेहे जी से मैंने ये सीखा है, खास तौर से उनको समर्पित कर रहा हूँ। वो पद गीत बहुत हैं, मैंने भी कहा है पद गीत लिखे जाएं। तीनों कानून में काला क्या है, इसको लेकर के मैंने गीत लिखा था। बार बार ये सवाल उठाया, तीनों कानूनों में काला क्या है। तो देखिए, अरे काले हैं कानून तुम्हारे, काले हैं कानून, और काले हैं कानून तुम्हारे, काले हैं कानून। वापस लो ये नाग विषैले जहरीला मजमून, काले हैं कानून तुम्हारे, काले हैं कानून। क्या बात है। एक कानून, पहला मंडी वाला कानून है कि एक मंडी पुरानी होगी एपीएमसी और उसके आगे कोई नई मंडी कोई भी खोल सकेगा। ये जो नया कानून दिया है, इस पर लिखा है कि मंडी की चौखट के आगे निज मंडी खुलवाई,
मंडी की चौखट के आगे निज मंडी खुलवाई, और प्यादे को फर्जी बनवा सतरंजी गोट बिछाई। ये समझ में नहीं आ रही है लोगों के, ये गोट सतरंजी है कि प्यादे को फर्जी बनवा सतरंजी गोट बिछाई। ऐसे दिल्ली बादशाह को भेज दिया रंगून, तुम्हारे काले हैं कानून, काले हैं कानून। वापस लो ये नाग विसैले, जहरीला मजमून, तुम्हारे काले हैं कानून, काले हैं कानून। दूसरा कानून बनाया कि खेती अब ठेके पर, कॉन्ट्रैक्ट फसल होगी, ये दूसरा कानून बनाया। उस पर लिखा है कि खेती अब ठेके पर होगी, ठेकेदार बनेंगे, और सत्ता के दलाल मिल सारे पीड़ा कृषक हरेंगे। सब जगह दलाली चलेगी सत्ता की, सत्ता ही सत्ता होगी। खेती अब ठेके पर होगी, ठेकेदार बनेंगे, सत्ता के दलाल मिल सारे पीड़ा कृषक हरेंगे। 1 जून की पूर्ण पड़ती, ठेकेदार क्या करेंगे, 1 जून की पूर्ण पड़ती, पी लेंगे सब खून, काले हैं कानून, काले हैं कानून। वापस लो ये नाग विशैले, जहरीला मजमून, तुम्हारे काले हैं कानून, काले हैं कानून। तीसरा कानून है कि इन्होंने वो जो एक्ट था पुराना, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसको हटा दिया है। अब कोई जितना चाहे उतना भंडारण कर सकता है। मतलब किसान की फसल आएगी, कुछ लोग भंडारण कर लेंगे और बाद में उसको औने पौने दामों पर बेचेंगे, जैसा कि आमतौर पर होता है। जिनकी अंटी में धन होगा वे भंडार भरेंगे, वही अमीरों को फायदा। जिनकी अंटी में धन होगा वे भंडार भरेंगे, खेती धन की दासी होगी, धनपत मजे करेंगे। साम्राज्यवादी षड्यंत्र है पूरा दुनिया में, खेती को तबाह करना। कि खेती जिनकी अंटी में धन होगा वे भंडार भरेंगे, और खेती धन की दासी होगी, धनपत मजे करेंगे। और न्यूयॉर्क के चाकर होंगे, न्यूयॉर्क के चाकर होंगे, दिल्ली देहरादून, तुम्हारे काले हैं कानून, काले हैं कानून। वापस लो ये नाग विसैले, जहरीला मजमून, तुम्हारे काले हैं कानून, काले हैं कानून। और अंतिम गीत है कि दरअसल बहुत बात आई थी, अब हमने मंडी तो बाहर खुलवा दी है और भीतर भी है, मंडी सब जगह है। जबकि ये मंडी का सवाल नहीं था, ये मंडी का नहीं है, संकट है तीनों कानूनों का, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल का नहीं है, मंडी में तो खरीद होगी और बाहर से खरीद होगी, और वो भंडार भर लेंगे फिर इकट्ठा कर लेंगे, इसलिए 2 तरह की मंडी बना दी गई है। और ठेकेदार मतलब खेती को खत्म करना, ठेकेदारों छोटे किसानों को खत्म करने वाली है। देखिए इस पे लिखा नहीं है मंडी का सवाल, ये मंडी का सवाल नहीं है, बाहर मंडी खोल देंगे साहब, भीतर हमने बंद नहीं किया। सरकार बार बार कहती रही कि एपीएमसी को हमने कहां समाप्त किया है, ये मंडी का सवाल नहीं है। अरे नहीं है मंडी का सवाल, और ना सवाल ये एमएसपी का, इससे बड़ा बवाल नहीं है मंडी का सवाल, नहीं है मंडी का सवाल। और ना सवाल ये एमएसपी का, इससे बड़ा बवाल नहीं है मंडी का सवाल। क्या है, छिपा हुआ है, तीनों कानूनों के पीछे, इनके पीछे छिपा हुआ है एक सुनहरी जाल, नहीं है मंडी का सवाल, नहीं है मंडी का सवाल। ना सवाल ये एमएसपी का, इससे बड़ा बवाल नहीं है मंडी का सवाल, नहीं है मंडी का सवाल। और क्या है,
और ये तीनों कानून कृषक के लिए बनेंगे काल, नहीं है मंडी का सवाल, नहीं है मंडी का सवाल। जितनी भी जनता मेहनत कस, उसका फोड़े भाल, नहीं है मंडी का सवाल। जो महलों में मौज मारते, उनकी गहरी चाल, नहीं है मंडी का बहुत से, नहीं। वाह वाह, बहुत खरी बात। मौज मारते उनकी गहरी चाल, चाल, नहीं है मंडी का सवाल। सवाल, सवाल ये एमएसपी का, इससे बड़ा बवाल, नहीं है मंडी का सवाल। और क्या है? खेती पर निर्भर तुम केवल, किसानों से ये है, किसानों को एड्रेस करते हुए, खेती पर निर्भर केवल रखना इसे संभाल। और लोकतंत्र के प्रहरी भी तुम, लोकतंत्र के प्रहरी भी तुम्हें लोक का ख्याल, नहीं है मंडी का सवाल, नहीं है मंडी का सवाल। ना सवाल ये एमएसपी का, इससे बड़ा बवाल, नहीं है मंडी का सवाल। और क्या है? जमाखोर मिलकर के सारे, जमाखोर मिलकर के सारे, और खींचेंगे फिर खाल, नहीं है मंडी का सवाल। और ये दलाल हैं पूंजीपति के, उन्हें खिलाएं माल, नहीं है मंडी का सवाल। सवाल ये एमएसपी का, इससे, धन्यवाद मिथिलेश जी। और क्या है? इनकी तृष्णा दुर्योधन सी, इनकी तृष्णा दुर्योधन सी, ये जुए जैसी चाल, नहीं है मंडी का सवाल। जैसे दुर्योधन ने जुए में फंसा दिया था पांडवों, एकदम सही बात। इसलिए तीनों कानूनों का जुआ तुम्हारे ऊपर डाल दिया है, इनमें फंसा रहे हैं ये। और ये दलाल हैं, ये तृष्णा, इनकी तृष्णा दुर्योधन सी, ये जुए जैसी चाल। जीवन करता है सलाम तुमको धरती के लाल, लाल, नहीं है मंडी श्रेष्ठ का सवाल। बहुत ही पंक्ति। जीवन करता है सलाम तुमको धरती के लाल, नहीं है मंडी का सवाल। ना सवाल ये एमएसपी का, इससे बड़ा बवाल, नहीं है मंडी का सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को, और खास तौर से लिखावट को बहुत बहुत। हाँ जीवन सिंह जी, जी आपने पूरा कर लिया? हाँ कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अच्छा लगा। और आप तो जिस तरह से दोहे गीत सुनाया, तो हम लोग तो उसी में खोए थे। और सबसे बड़ी बात कि पूरे जो तीनों कृषि कानून है, अब उसके कविता में पूरा उस कृषि कानून को सामने रख देना कि किस तरह वह जन विरोधी है, किसान विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, और अंततः वह पूंजीपतियों के हवाले खेती तक को कल कारखाने तो दे ही रहे हैं, खेती को भी उनके पास कैसे पहुंचाया जा रहा है, उसे कैसे दे दिया जाए, वो भी किसी एक खास ग्रुप को। तो ये जो पूरा का पूरा कॉर्पोरेटिज्म है, कॉर्पोरेट पूंजी के हवाले खेती को कर दिया जाए, और इसका जो कृषि कानून है, और दरअसल इसी के लिए यह किसान आंदोलन भी है। और ये किसान आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, बल्कि यह जनता का आंदोलन है। हम सभी उससे प्रभावित हो। और आज हम लोगों ने स्वाधीनता दिवस, 75वें स्वतंत्रता दिवस पर किसान आंदोलन और किसानों को समर्पित आज हम लोगों ने लिखावट की ओर से इस कविता पाठ के कार्यक्रम का आयोजन किया।
और एक वैरायटी भी। आप देखिए, मूल चीजें एक होने के बावजूद हम सभी कवियों के टूल्स, कहने के तरीके, उनके उपकरण अलग अलग है, शैलियां अलग है, माध्यम अलग है? और सब अब जैसे महेंद्र ने जी और जीवन सिंह जी दोनों छंदों में बात करते हैं, लेकिन तब भी उनके अपने टूल्स हैं, अपनी अनुभूति और अपने अनुभव से चीजों को आप ले आते हैं। उसी तरह से मिथिलेश जी और लालटू जी, आपकी कविताएं छंद मुक्त कविताएं हैं। और लालटू जी तो कहते हैं कि मैं गद्य कविताएं लिखता, जिससे विष्णु खरे कहा करते थे, है ना? तो लालटू जी, लेकिन उसमें देखिए कितनी तरलता, कितनी संवेदनाएं हैं, कितना प्रवाह है कि वह आपको बांध के रखती है और गहराई में सोचने के लिए आपको विचारशील बनाती हैं। तो ये कविताएं पक्षधरता की कविताएं हैं, अपने समय को रचने वाली। मुक्तिबोध कहते हैं ना, नहीं खत्म होती कविता, कभी खत्म नहीं होती, वह आवेग त्वरित काल यात्री। तो ये इसमें आवेग भी है, त्वरण भी है, एक पक्षधरता है तो प्रतिबद्धता है। तो यह लिखावट का सिलसिला है और हमारी कोशिश यही रहती है कि कविता को कैसे जन जीवन के साथ जोड़ा जाए, और जो आज इस तरह की कविताएं जो प्रतिपक्ष रचती हैं, प्रतिरोध रचती हैं, है ना, लोकतांत्रिक विचारों और समाज माने का विस्तार करती हैं, संस्कृति का विस्तार करती हैं, वाहक हैं, उन कविताओं को इस मंच पर ले आया जाए, कवियों को ले आया जाए। तो यह सिलसिला, और मिथिलेश जी की पहल जो है, यह उनको मैं सलाम करता हूँ। और उनकी पहल की वजह से ही हम सारे लोग जुड़ जाते हैं, तो उसके न्यूक्लियस है, ये केंद्रक तो वही है। तो मैं और यहाँ आज इस मंच पर डीएम मिश्र जी, गुरबख्श सिंह मोगा जी, और जो हमारे साथ सारे कवि लालटू जी, जीवन सिंह जी, महेंद्र ने जी, मिथिलेश श्रीवास्तव जी, और भी कई मित्र यहाँ आए, और सभी को मैं लिखावट की ओर से और अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। लालटू बहुत बहुत शुक्रिया। अरसे के बाद लालटू जी से हम लोगों की सीधे ये हुआ, और ये समय तो ऐसा रहा कि हम लोगों को मिलना जुलना, कहीं आना जाना भी बाधित रहा। सही बात। और ये खुद ही रही हमारे महेंद्र ने और जीवन